हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्लास 11th में भी हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमने रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर हमने केवल पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म लाइक डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। लेकिन 12th क्लास में जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये आपका सिलेबस है और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर नंबर 1 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रिलेशन का ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है उनसे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन किया जाता है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन वो उनमें बिलोंग करने वाले ऑर्डर पेयरों की नेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, तो वो सारे टाइप्स हम देखेंगे। साथ ही एक और बात मैं बता दूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, यानी उनकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये डेफिनेशन इस टाइप के रिलेशन की होती है, ये इस टाइप की, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको रिलेशन का क्वेश्चन बनाकर दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप होगा रिलेशन का, तो मैक्सिमम का आंसर नहीं आ पाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि आप जानते हो कि रिलेशन को सेट पर डिफाइन किया जाता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को चेक करते हैं रिलेशन पर, तो कभी कभी तो हमें देखना पड़ता है सेट को, फिर उसके बाद हमें रिलेशन को देखना पड़ता है। कभी कभी हमें डायरेक्ट रिलेशन को देखना पड़ता है कि ये कौन से टाइप का रिलेशन होगा। ओके, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम टाइप्स देखेंगे रिलेशन के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं रिलेशन कि ये इस टाइप का होगा। साथ ही उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो ओवरऑल सारा कंप्लीट सिलेबस इसमें डिस्कस होगा इस लेक्चर में, टाइप ऑफ रिलेशन पर, क्वेश्चन से लेकर थ्योरी तक सब कुछ। तो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में। फर्स्ट टाइप का रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर सारी चीज़ें बताऊंगा कि रिलेशन को कैसे देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा, फिर उस पर मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये पहला टाइप है। 5 टाइप आएंगे टोटल। ओके, जैसा कि आप जानते हो रिलेशन किस पर डिफाइन होता है, सेट पर, यानी सेट से क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। तो मैं एक सेट ले लेता हूं, लेट ए इज द नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है। ए इज द नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर इज द रिलेशन ओवर सेट ए। ठीक है ना, तो रिलेशन आर किस पर डिफाइन है, सेट ए, यानी सेट ए से बना है रिलेशन आर। तब आर इज said to be reflexive if, यदि, ओके, ध्यान से देखना कि ए कॉमा ए, ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल। ठीक है ना, ये साइन होता है फॉर ऑल का। चलो मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो ये डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, यानी आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए, यानी कि ऑर्डर पेयर ए का ए के साथ बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, लेकिन इसका मीनिंग अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका मीनिंग क्या है। यानी सेट ए पर जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है, जिसको आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए आपको पहले रिलेशन नहीं देखना जाकर, सबसे पहले देखना है सेट। देखो यहाँ पर आ गई ना करनी वही बात, पहले आपको देखना है अपना सेट। सेट में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें हैं,
तब अपने रिलेशन को आपको जाकर देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या देखना है रिलेशन में, कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों का खुद के साथ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, जिस रिलेशन को आप चेक कर रहे हो कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा। अगर सभी एलिमेंटों का खुद के साथ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो ये है इस डेफिनेशन का मीनिंग। तो कुल मिला के लिख लीजिएगा जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ो डेफिनेशन में, कि फर्स्ट सी सेट, पहले आपको सेट ए को देखना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तब जाके अपने रिलेशन में चेक करना है कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंटों का खुद के साथ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है या फिर नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो ये थी डेफिनेशन। अब आपने देख ही लिया होगा कि कितना डिफरेंस होता है अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन को जाकर पढ़ते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग आप नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे आसानी से। और इसका मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, एक रिफ्लेक्सिव होगा एक नहीं होगा, तो और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे सारी चीज़ों को अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट अस, एक सेट तो अपन को लेना पड़ेगा पहले, तो मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। ओके, तो इस सेट पर मैं 2 रिलेशन आपको डिफाइन करके देता हूँ, आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया है जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 एंड 2, 1। ओके, ये एक रिलेशन है R1 जो सेट ए पर डिफाइन है, और एक दूसरा रिलेशन R2 है जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 1, 1, 1, 2, 3, 3, बस। ओके, अब आपको देखो चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो क्या करोगे पहले, अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जो कि आता भी है, सबसे पहले उस सेट को देखोगे जिस पर रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। सेट ए में एलिमेंट देखोगे कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब उस रिलेशन को देखना, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर हो, 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर हो, 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर हो। बाकी से आपको कुछ मतलब है नहीं, कुछ हो या फिर नहीं हो, ठीक है ना, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैं फर्स्ट रिलेशन को ऑब्जर्व करता हूँ, उसको देखता हूँ क्या इसमें इस टाइप की प्रॉपर्टी है कि इसमें सभी एलिमेंटों के खुद के साथ ऑर्डर पेयर हैं या फिर नहीं है। तो मैंने देखा कि 1 एलिमेंट सेट ए में है, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर है, इट्स ओके। फिर मैंने देखा कि सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो 2 का 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R1 में है, ये भी ठीक है। फिर सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो इसमें 3 का 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर है, यस। बाकी आपको कोई सा ऑर्डर पेयर है या फिर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ये रिलेशन R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, अब चेक करते हैं रिलेशन R2 को, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं वही चेक करता हूँ, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर है, सही है। 1 का 2 के साथ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 का 3 के साथ है, लेकिन आपने अब देखा कि 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R2 में नहीं है, यानी कि 2, 2 रिलेशन R2 में बिलोंग नहीं करता है। सो दैट्स वाई R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, बात है क्लियर हुई, बात समझ में आई आपके कि R1 रिफ्लेक्सिव है, R2 नहीं है। R2 क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए में हमारा 2 एलिमेंट है, लेकिन इस रिलेशन R2 में 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं है। सो दैट्स वाई R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं सेकंड टाइप का रिलेशन। सेकंड टाइप में आता है सिमेट्रिक रिलेशन।
तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो वही सेट ए पर डिफाइन है रिलेशन आर, ठीक है ना। तब ऑन सेट ए आर इज सिमेट्रिक इफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड दिस इम्प्लाइज दैट, ये इंडिकेट करे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर रिलेशन आर में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है तो आपको फिर एक ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए। मतलब ये है कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तो फिर इन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो ऑर्डर पेयर बनेगा यानी बी कॉमा ए वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि जो रिलेशन आपसे पूछा गया है कि ये सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा किसी सेट पर, तो आपको डायरेक्ट अब सेट नहीं देखना है, आपको देखना है अपना रिलेशन, क्योंकि आपको रिलेशन में ऑर्डर पेयर इस टाइप के देखने हैं। ओके, अब आपको देखो सेट में नहीं देखना है, जो पीछे रिफ्लेक्सिव देखा था उसमें पहले सेट देखना होता है तब रिलेशन, लेकिन यहाँ पर आपने रिलेशन को ही देखना है और उसमें ये प्रॉपर्टी देखनी है कि उसमें ए बी ऑर्डर पेयर है तो बी ए ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में आना चाहिए। मतलब ये है कि इन दोनों की जो इंटरपोजिशन चेंज कर दी जाए तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन में होना चाहिए। बस आपको तो ये देखना है कि जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से होने चाहिए जिस पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो ऐसा रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, एग्जांपल के लिए मैं पहले एक सेट लेता हूँ जिस पर रिलेशन डिफाइन करना है 1 2 3 4। ओके, और इस पर रिलेशन में एक R1 डिफाइन करता हूँ 1, 2, 2, 1, 3, 4 और ये 3, 3। ओके, तो इस रिलेशन को देखें सेट ए पर, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो जो ऑर्डर पेयर डेफिनेशन में दिए गए हैं केवल आपको उस टाइप के ऑर्डर पेयरों पर ध्यान देना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम चलते हैं रिलेशन में, हमने देखा कि इसमें 1, 2 ऑर्डर पेयर है, रिलेशन में है। अब आपको इसको रिलेशन R1 को सिमेट्रिक कहने के लिए ये देखना होगा कि इसमें 2, 1 भी होना चाहिए। तो ये रहा 2, 1, ठीक है। आपने देखा कि इसमें 3, 4 रिलेशन में बिलोंग करता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा कि 4, 3 भी है, ठीक है ना। तो रिलेशन R1 सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3, 4 रिलेशन में बिलोंग करता है, बट इसका रिवर्स कर दें यानी 4, 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1। ओके, तो इसको एग्जाम्पल को नोट कर लें कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे कुछ दिनों के बाद रिवीजन करोगे तो इन एग्जाम्पल को देख कर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसी पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R2 कुछ इस तरह से कि 3, 4 इसमें था और 4, 3 भी है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। क्या ये रिलेशन R2 सेट ए पर सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा? उसके लिए आपको वही देखनी है डेफिनेशन कि 3, 4 ऑर्डर पेयर इसमें है तो 4, 3 भी है, इट्स ओके। 1, 1 है तो 1, 1 का तो रिवर्स 1, 1 ही रहेगा, तो ये ओके। 2, 2 का भी 2, 2 ही रहेगा, ओके। 3, 3 का भी 3, 3 ही रहेगा, यानी कि R2 हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम अगर बिलोंग करते हैं तो उन्हें तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वे तो उनका तो रिवर्स कर दो आप या फिर उसका वापस उसी को कर दो, तो वो तो एक ही रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह से R2 क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि तीसरा होगा। तीसरा टाइप होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। एंटी सिमेट्रिक, अभी जो हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था तो उसका ये अपोजिट होता है, जैसे लिखा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि वो रिलेशन जो सिमेट्रिक ना हो वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं ऑफिशियल डेफिनेशन लिखूँ तो ये होगी कि सेट ए पर रिलेशन आर डिफाइन है, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ A, B belongs to relation R and B, A order pair belongs to relation R करे तो this implies that कि A बराबर B होना चाहिए, where A, B belongs to set A। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या था कि A, B ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो B, A भी होना चाहिए, वो क्या था, सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, जो सिमेट्रिक ना हो। ओके, अब डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसका मीनिंग और समझ लो। इसमें ये कहा गया है कि A, B ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है और उसके साथ B, A भी बिलोंग करता है तो A बराबर B होना चाहिए। अगर आपको ये वाली इस वाली लाइन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो इसी लाइन को मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ, कैसे कि इफ़ A, B, इफ़ ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज करे कि B, A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। ओके, या तो आप इससे समझ लो या फिर इससे समझ लो। मतलब ये है कि रिलेशन में अगर A भी ऑर्डर पेयर है, फिर इसके बाद इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके बाद जो ऑर्डर पेयर बनेगा यानी B, A वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। अगर ये बिलोंग कर गया तो सिमेट्रिक, अगर नहीं बिलोंग करा तो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, इसे समझ लो या फिर इसे समझ लो। इसमें ये होगा कि जो एलिमेंट होते हैं ना उनका खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। ये लिखा हुआ है ना A बराबर B, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर मतलब इस टाइप की बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन में। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, इससे बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है ना, तो ये था एंटी सिमेट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। चौथे टाइप का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ और सारी डिटेल इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो वही सेट ए लेते हैं जिस पर रिलेशन आर डिफाइन है, जिसको हमें देखना है कि वो ट्रांजिटिव कब होगा और कब नहीं होगा। देन रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, टी आर मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, ध्यान से सुनना, देखो इसकी डेफिनेशन, A, B belongs to relation R and B, C belongs to relation R. This implies that A, C order pair belongs to relation R, where A, B and C element belongs to set A। ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे ऑफकोर्स, जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव होगा कब, जब उसमें आपको A, B ऑर्डर पेयर बिलोंग करे रिलेशन में एंड B, C ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करे। ठीक है ना, तो पहले आपको अपने रिलेशन को देखना है क्या उसमें इस टाइप के दो ऑर्डर पेयर हैं। कैसे कि फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है उसकी जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दो ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए जो रिलेशन में बिलोंग करते हैं जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी हो। ठीक है ना, ये वाले एलिमेंट सेम हो। ओके, तब आपको देखना है कि क्या उस रिलेशन में A, C यानी जो रिमेनिंग बचे हुए एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर पेयर यानी A, C इन वाले
एलिमेंटों से बना हुआ ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं। अगर करता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं करता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये डेफिनेशन इसकी, कि इसमें मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो जिस रिलेशन को आपको देखना है कि वो ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, उसमें पहले आपको जाना है, देखना है क्या उसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तब आपको आगे देखना है क्या उसमें ए कॉमा सी बिलोंग करता है या फिर नहीं। अगर करता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ एक्चुअली में, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो सेट ए ले लेता हूँ मैं, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। एक रिलेशन मैंने डिफाइन करा R1 जिसमें ऑर्डर पेयर थे 1,2 और जी 1 1 और 2 3 और एक जी 1,3। ओके, ये रिलेशन R1 है। इसको आपको देखना है कि क्या ये सेट ए पर ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है रिलेशन में, तब आपको देखना है क्या ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं, यानी कि ये है ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए आपको सेट नहीं देखना, आपको रिलेशन को देखना है। ठीक है ना, पहले तो मैंने देखा कि एक 1,2 इसमें बिलोंग करता है, तो मैंने आगे चला मैं, तो मुझे मिला 2,3, यानी मुझे मिल गया देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, 2 ये ऑर्डर पेयर मिल गए। तब मुझे आगे देखना है, ठीक है ना, जिनके सेकंड एलिमेंट और ये फर्स्ट पर लिखे हुए बराबर है, तो इसमें 2 और 2 बराबर है। ठीक है ना, तब आपको देखना है क्या ए कॉमा सी इनसे बना हुआ ऑर्डर पेयर इसमें है। अगर है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रहा 1,3, देखो रिमेनिंग 1 बचा और 3 बचा, तो उससे बना ऑर्डर पेयर 1,3 इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है ना, तो एक बात सुनो, सपोज करो अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होता और ये वाले ऑर्डर पेयर 2 होते, तो इस केस में फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि अगर जो फर्स्ट वाले ए कॉमा बी बी कॉमा सी तो रिलेशन में है, लेकिन ए कॉमा सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर है तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको देखना है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये रिलेशन आप गए इसमें देखने के लिए, तो आप ये मतलब परसेप्शन अपनी तरफ से मत बना लेना कि पहले जब आपने एंटर किया रिलेशन में तो इधर से आपको पहले ये पड़ेगा, फिर ये, फिर ए कॉमा सी पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले आपको मिल जाए, ये कहीं और, ये कहीं और। ठीक है ना, इनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती हैं, बस आपको तो अपना ये वाला पूरा इक्वेशन बनाना है कि ए कॉमा बी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर और नॉट। ठीक है ना, तो ये आगे पीछे हो सकती हैं, ये कन्फ्यूज़न मत करना कि ये एक तरह से इस सीक्वेंस में मिलेंगे आपको रिलेशन में ऑलवेज। ठीक है ना, तो ये था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो लास्ट रिलेशन में आपको बताता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, जो पीछे जो भी हमने रिलेशन डिस्कस किए हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो 5वां और लास्ट होता है इक्विवेलेंस। तो सेट ए पर रिलेशन आर डिफाइन है, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, देखो जो सेट ए पर रिलेशन आर डिफाइन है वो इक्विवेलेंस होगा यदि वो 3 रिलेशन ऑलरेडी हो। कौन से? नंबर फर्स्ट होना चाहिए इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, शायद मैंने जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, तो उसमें मैंने शायद मीनिंग मिस्टेक कर दी थी
यहाँ पर ए लिख दिया था, यहाँ पर ई होता है, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, ये देख लेना, वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, आर इज सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी 3 रिलेशन ये एक साथ होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस। एंड आर इज एक होना चाहिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यदि वो 3 रिलेशन होना चाहिए। क्या? एक रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी एक सेट पर एक रिलेशन अगर 3 टाइप का हो जाता है तो वो उस केस में इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वही थे हमारे, एक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव, ठीक है ना। बाकी एंटी सिमेट्रिक और ये इक्विवेलेंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये अपन यहाँ पर ये फिनिश हो जाते हैं जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन थे, और इसमें 5 टाइप के थे मैक्सिमम, ठीक है ना। अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में कैसे हम पहचानते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन होगा और ये किस टाइप का रिलेशन नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी क्योंकि मैंने सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया, सारे कुछ एग्जाम्पल दिए आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।